हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने इस 9th चैप्टर के एक नए लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म में अपवर्तन। तो प्रिज्म में अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म क्या होता है, इन सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। और इसमें हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा विचलन कोण क्या होता है, और साथ ही अपवर्तनांक के फॉर्मूले का भी डेरिवेशन करेंगे। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप इसी क्लास से ऐसे ही पढ़ के डायरेक्टली आप इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक देखें इस टॉपिक को तो निश्चित रूप से आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और इससे पहले आप शेयर कर दीजिए, तब तक हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले जानें कि प्रिज्म क्या होता है। हेडिंग तो लगा हुआ है भाई ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म वाकई में देखने के लिए तो हम त्रिभुज के आकार को ही बनाएंगे, क्योंकि स्टडी के लिए वही हमारे लिए सुटेबल होता है। लेकिन प्रिज्म बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। ऐसा एक तिकोना आकार होता है जिसमें यह पृष्ठ क्या होगा, आपका चतुर्भुज के आकार का होगा, यह भी चतुर्भुज होगा, साथ में इस तरह से भी एक पृष्ठ लगा रहेगा जो चतुर्भुज के आकार का रहेगा, ठीक है। और सामने और पीछे के जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रिज्म होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यह एक प्रिज्म होता है। सपोज एक त्रिभुज के आकार का हमने यहाँ पर बनाया है, और त्रिभुज का आकार ही बनाया जाता है। सामने और पीछे के जो फलक होते हैं वो त्रिभुजाकार ही होते हैं। और इस तरह से आपका एक चतुर्भुज, ये भी और ये भी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म होता है वो 3 चतुर्भुजाकार तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं 2 समांगी पारदर्शी माध्यम से घिरे पृष्ठ को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं तथा इन पृष्ठों यहाँ पर ना लिख के लिखते हैं, यहाँ पर इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। बाकी की जो किरण आरेख या क्रियाविधि होगी उसे आप अपने शब्दों में स्वयं लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि ये प्रिज्म कोण जो है बिल्कुल यही होगा। आपको इन 2 पृष्ठों से के बीच के जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण, ये चीज, ठीक है। अब यह A है, सपोज ये मान लेते हैं हमारा B होगा, और ये C, ये AB पृष्ठ है और ये AC। मान लेते हैं कि कोई श्वेत प्रकाश की किरण इस AB पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। AB पृष्ठ पर आपतित हो रही है। मान लीजिए इसके यश डैश पर आपतित हुई, और ये वायु माध्यम है, और ये हमारा जो कांच होगा वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसे, तो
तो ये झुक जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अभिलंब की भी रचना करनी होगी। तो एक अभिलंब भी बना लेते हैं इधर। तो ये अभिलंब की ओर जब झुकेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी और दूसरे पृष्ठ AC से अपवर्तित होकर, अब यह कांच से क्या हो रहा है, वायु में जा रही है, यानी विरल माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, अभिलंब बनाएं, तो अभिलंब इस तरह से बनेगा। तो अब ये क्या होगा, जाना चाहिए इधर, लेकिन अभिलंब इससे क्या होगी, दूर हट जाएगी, तो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। सपोज ये S डैश पर टकराया है, ये किरण S डैश है और इसे हम मान रहे हैं क्या, M, और इसे कह रहे हैं M डैश। ठीक, M डैश दिशा में चली जा रही है। अब इस बिंदु को क्या मान ले रहे हैं, N। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्तन होता है। अब आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो इसे हम क्या मानेंगे, सपोज ये आपतन कोण है हमारा I, और यह भी देखिए इसके लिए क्या होगा, अपवर्तन कोण R। और यहां से देखें तो ये पुनः इस पृष्ठ के लिए हमारा क्या होगा, यह भी आपतन कोण है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर आपतन कोण यह भी है तो इसे भी मैं आपतन कोण I मान लूँ। देखिए 2 बार अपवर्तन हो रहा है, इसलिए नंबरिंग कर लेते हैं I1 और इसे R1। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, I1 और R1 लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि यह पृष्ठ जो होगा, इस पृष्ठ के लिए हम यहाँ पर इसे आपतन कोण देंगे। ठीक है, इसे आपतन कोण फिर से देंगे I2। क्यों, अगर दूसरी प्रकाश की किरण को हम इस डायरेक्शन से डालें तो यह अपवर्तित होकर पुनः इसी दिशा में चली जाएगी। तो हम ये मान ले रहे हैं कि दूसरा ये जो आपतन कोण होगा, ये इस पृष्ठ वायु के लिए, तो इसे हम मान ले रहे हैं I2। तब इसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और इसे हम मान ले रहे हैं R2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ लेनी है। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आगे के डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे माना कि बाकी के ये सारी बातें आपको अपने शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। माना कि S डैश प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण AB पृष्ठ पर टकराती है और अपवर्तन के पश्चात S डैश M दिशा में जाती है। अब S डैश M AC पृष्ठ पर टकराता है तथा अपवर्तित होकर M डैश दिशा में चला जाता है, अभिलंब से दूर हटकर। आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण AB के लिए, AB पृष्ठ के लिए आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1 है, और AC पृष्ठ के लिए आपतन कोण I2 तथा अपवर्तन कोण R2 है। इस तरह से कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, यदि आपतन कोण को आगे तथा अपवर्तित किरण को क्या पीछे बढ़ाया जाए, या हम कहें निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया जाए, तो दोनों एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से डेल। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब यहाँ पर विचलन कोण की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे आपतन कोण को आगे, आपतन कोण ना कहें, आपतित किरण, आपतित किरण को आगे, आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन
कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा विचलन कोण। अब विचलन कोण को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ऐसे बनाना, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अब आप देखिए कि इस कोण का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि यह कोण इस रेखा और इस रेखा के द्वारा ऐसे कट रहा है, तो आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह कोण और यह दोनों कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा। तो ये कोण और यह कोण मिलकर बराबर होंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि I1 बराबर होगा, यहाँ पर जो कटा है ये R1 प्लस इस वाले कोण को सपोज इसे x मानो, ठीक है। तो I1 बराबर किसके होगा, R1 प्लस एक्स के। अगर x का वैल्यू निकालूं तो ये इसमें से घट जाएगा ना, तो आप समझ जाएंगे x बराबर क्या हो जाएगा, यानी यह कोण जो होगा वो I1 माइनस R1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, I1 माइनस R1, ठीक। तो ये बातें समझ गए होंगे। अब इसे मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से यह भी हो जाएगा हमारा R2 नहीं बल्कि I2 माइनस R2 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना डेरिवेशन। यहाँ पर जो बिंदु मिला है इसे हम क्या मान रहे हैं, L। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज LS डैश M में। यहाँ पर त्रिभुज का ये क्या है, बहिष्कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण का नियम लगा दें, बहिष्कोण डेल्टा बराबर सुदूर अंतर दो कोणों का योग, यानी हम कह सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस हो जाएगा I2 माइनस R2, और इसे कंबाइंड कर दें तो डेल्टा बराबर, यह देखिए I1 और प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 एक साथ कर दें, इन दोनों को एक साथ करें तो माइनस R1, और देखिए माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा R2। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अपवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से स्नेल का नियम लगेगा, और स्नेल के नियम में I और R होते हैं, तो हमें I और R की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक त्रिभुज, आपको दिख रहा होगा AS डैश N और M में, ठीक है। यहाँ पर यह कोण हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे चतुर्भुज AS डैश N M में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि A प्लस इसके सामने क्या है, थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं त्रिभुज S डैश N M में। यहाँ पर देखिए इस कोण का मान क्या है, R1 प्लस R2 प्लस ये क्या होगा, थीटा, और त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल होता है 180। ये समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 3। अब आप देखें कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से यहाँ पर 180 ये भी है, 180 ये भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर A प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर हमारा हो जाएगा A। अब A का मान क्या कर सकते हैं, या R1 प्लस R2 का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा I1 प्लस हो जाएगा
I2 माइनस R1 प्लस R2 की जगह पे हम रख दें A, और यह हमारा समीकरण एक नया बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर देते हैं 4। अब यह तो हुआ हमारा विचलन कोण। यहाँ पर I की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो विचलन कोण है वो बहुत न्यूनतम है, सूक्ष्म है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपका यह डेल्टा m, या यहाँ पर ये लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण के लिए I1 बराबर हो जाएगा I2 के, और यह बराबर हम क्या मान लें, I के। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ये डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, विचलन न्यूनतम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डेल m लिख लें, यानी मिनिमम विचलन होगा। ठीक है, और यहाँ पर I की जगह पे क्या हो जाएगा, I1 और I2 की जगह पे I रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा I और I मिलकर क्या हो जाएगा 2I माइनस A। अब A को इधर भेज दें तो हमारा ये हो जाएगा पूरा, A को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो I बराबर मैं कह सकता हूँ कि यह हमारा क्या होगा, डेल्टा M प्लस A, या फिर ऐसा कह दें A प्लस डेल्टा M, कुछ भी कह सकते हैं, डेल्टा M प्लस A और अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये I का मान होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये न्यूनतम विचलन कोण के लिए I1 और I2 बराबर कैसे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह एक ग्राफ बनाते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं इस चीज़ को, चाहे तो आप यहाँ पर बना लीजिए। एक तरफ ये बनाइए, ठीक है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण लिखेंगे I इधर, और इधर हमारा क्या होगा, विचलन कोण। विचलन कोण यानी डेल्टा होगा, डेल्टा ये कह लेते हैं। इधर की तरफ ये बढ़ेगा। अब सपोज ये तो O पॉइंट है, ये हमारा x एक्सिस होगा और ये क्या होगा, y एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ पर एक कर्व बनाते हैं। सबसे पहले जब मान लेते हैं कि यहाँ पर I1 है, ये I1 आपतन कोण है, उस समय जो विचलन कोण था वो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा। और देखिए जैसे जैसे आपतन कोण का मान क्या होगा, ये बढ़ाते जाएंगे, तो एक स्थिति तक तो क्या होगा, ये विचलन कोण का मान यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा I1 के लिए। लेकिन फिर ये क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, विचलन कोण का मान घटता जाएगा। ये नियम है कि प्रिज्म के द्वारा जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक इस समय तक बढ़ता है, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का तो बढ़ गया, यहाँ पर विचलन कोण डेल्टा हो गया। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, घटना शुरू होगा, फिर एक स्थिति तक ये क्या होगा, घटेगा, और फिर एक मेन स्थिति के बाद ये क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू ना फाइंड हो जाए I2 तक। I2 तक क्या होगा, ये बढ़ेगा फिर वहाँ तक, ठीक है, तो फिर भी घटना शुरू हो जाएगा इसके बाद, इसके आगे वो बढ़ नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये I2 के लिए सपोज यहाँ है और I1 के लिए यहाँ पर ना लिख दें, ये इस तरह से, ये विचलन कोण यहाँ पर होगा, I1 के लिए यहाँ है, I2 के लिए यहाँ अधिकतम है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि I1 और I2 के लिए दोनों बराबर हैं, एक ही किरण प्रकाश के लिए जा रहा है। तो अब यहाँ इस मिडिल पॉइंट पर अगर आप देखें
तो I1 की भी वैल्यू यहीं तक आएगी और I2 की भी वैल्यू क्या होगी, इसी सिधाई तक जाएगी। तो यह क्या होगा, सबसे मिनिमम पॉइंट होगा ना, तो इसे हम क्या मान लेंगे, डेल्टा एम। तो ऐसे इस पॉइंट के लिए I1 बराबर होगा I2 के लिए, और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, I। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण I1 बराबर I2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये ग्राफ भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं। अब अगर आपतन कोण छोटा है तो अपवर्तन कोण भी ऑब्वियसली छोटा होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि आपतन कोण छोटा है तब अपवर्तन कोण भी छोटा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि R1 बराबर R2 के, और ये भी R के हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए R1 और R2 कहाँ पर हैं, इस वाले इक्वेशन में। तब हम कह सकते हैं कि इसका नाम दे देते हैं 4, इसका नाम दे देते हैं, और 5 इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये A बराबर, या हम यहाँ R रखेंगे तो ये हो जाएगा 2R बराबर A हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेना समीकरण 4 से। ठीक है, अब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर A/2। ठीक है, अब अगर आपको I का मान और R का मान मिल गया है तो आप स्नेल का नियम लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर लिखिए स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है, आपको पता होगा, sin I अपॉन sin R। या फिर यहाँ लिखें n बराबर क्या होता है, sin I अपॉन क्या होता है, sin R। और हम क्या करेंगे, अब n का मान, मतलब I का मान यहाँ पर रख दें, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज n बराबर sin I का मान देखिए कितना है, डेल्टा m प्लस a। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a, और बाई क्या होता है 2, और यहाँ पर अपॉन साइन R, तो R का मान है A/2। तो इस तरह से हम यह कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पर केवल न्यूनतम विचलन कोण निकालना चाहें, सपोज ये तो अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला हो गया। अब हम अगर ये मान लें कि न्यूनतम विचलन कोण केवल डेल्टा m की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो कैसे उसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी आसानी से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशन लेना होगा, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि न्यूनतम विचलन कोण कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा m की वैल्यू। यदि प्रिज्म क्या हो, बहुत पतला हो, यहाँ पर लिखें यदि प्रिज्म पतला हो, तो पतला जब होता है तो लगभग वो मान लें कि A का जो वैल्यू है वो लगभग 5 अंश के बराबर हो। ठीक है, A कोण का मान लगभग 5 अंश के बराबर हो, तो उस स्थिति के लिए हमारा ये साइन के लिए मान होता है, कोण भी छोटे होंगे। यदि प्रिज्म पतला हो तब कोण सूक्ष्म होंगे। इसके लिए हम जानते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि n बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिखें, इसलिए साइन, या ये न लिखें, n बराबर साइन डेल m प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 है।
तब हम ये लिख सकते हैं n बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर थीटा है तो ऐसे साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 के बराबर भी हम कह सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए, और बाई क्या होगा 2 होगा, और इसके नीचे ये क्या हो जाएगा a बाई 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 ही है। अब a का गुणा यहाँ पर कर दें तो ये हो जाएगा एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए को मैं इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बराबर डेल एम बराबर एन ए माइनस क्या हो जाएगा ए। अब ए को क्या कर दें, कॉमन कर लें तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा डेल्टा एम बराबर ए कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा एन माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ए। तो इस तरह से हम न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का भी मान निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। यहाँ डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और क्या होगा ए। यहाँ से एक कंडीशन और आप निकाल सकते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होगा वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर निर्भर नहीं करेगा, वह केवल प्रिज्म के अपवर्तनांक और साथ में प्रिज्म कोण पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद भी आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि कोई डाउट्स रह जाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। तो प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हों उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि पसंद आए तो लाइक करके भी जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।